Programs presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. सीएम धामी ने शॉट की आवाज पर की समीक्षा बैठक। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 में शिकायत दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ताओं से किया संवाद। सीएम धामी ने शिकायतकर्ताओं से लिया फीडबैक। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई वित्त आयोग की बैठक। कांग्रेस ने राज्य की अर्थव्यवस्थाओं के लिए दिए कई सुझाव। कांग्रेस को उत्तराखंड को विशेष राज्य दर्जा का लेकर भी किया था आग्रह। डीजीपी की आईजी सब इंस्पेक्टर और महिला पुलिसकर्मियों के साथ संवाद। सीएम धामी के निर्देश पर ओपन हाउस सेशन में किया सीधा संवाद। पिछले 25 वर्षों में पहली बार हुई महिला कार्मिकों के साथ चर्चा। पंच केदारों में प्रतिष्ठित द्वितीय केदार राष्ट्रीय मधेश्वर मंदिर के खुले कपाट 11:30 शुभ मुहूर्त पर विधि विधान से खुले कपाट खुलने के अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु साक्षी बने। विनय शर्मा रहे आईपीएल के हॉकी प्रभारी। कविंद्र राणा का सहजपुर हुआ ट्रांसफर। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने जारी किया आदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर समीक्षा बैठक की है, जहां मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 में शिकायत दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ताओं से संवाद किया। शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लिया। अधिकारियों को भी कई निर्देश दिए, जहां लंबित समस्याओं का समय से समाधान हो, समस्याओं का गंभीरता के साथ निस्तारण हो। सभी शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समय से हुआ समाधान। सीएम धामी का जनता का विश्वास हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा। सरकार जनसेवा को सर्वोपरि मानकर कर रही कार्य। राज्य के किसी भी नागरिक को न करना पड़े किसी भी प्रकार की समस्या का सामना, ये हमारा प्रयास। और वही शासन प्रशासन की जवाबदेही तय करना और समस्याओं का शीघ्र निस्तारण हमारी प्राथमिकता। हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्ते। मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। ये लक्ष्मी देवी जी के यहाँ से बोल रहे हैं? जी मंद भाई बोल रहे सर। अच्छा, वो पिताजी की पेंशन के लिए जो मैंने कहा था उस दिन बात हुई थी मेरी, वो पेंशन मिल गई क्या? जी होगा सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने बहुत लगन से बहुत सही ढंग से हमारा काम किया है। आपका जिंदगी भर आभारी रहेंगे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से। अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। हम तक पहुंच गया, पूरा ब्रिटेन पहुंच गया, पूरा हम चलिए स्टार्ट हो गया सर। ठीक है। बहुत चलिए सबको परिवार में मेरी नमस्ते कहिएगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, बिष्ट जी बोल रहे हैं? नमस्ते। मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। कैसे हैं बिष्ट जी आप? मैंने आपसे फोन पर बात करी थी ना उस दिन। वो आपका 10% जो जीपीएफ भुगतान का था वो हो गया आपका? हो गया। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है आप? दिक्कत नहीं है सर। बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत। हेलो। हाँ नौटियाल जी, और सब ठीक है? आपका वो काम हो गया? क्या नाम, जो बिल आपके जो थे वो? बात हुई थी। हाँ, मेरे से जो फोन में बात हुई थी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। और वही पंच केदारों में प्रतिष्ठित द्वितीय केदार श्री मदाहेश्वर मंदिर के कपाट 11:30 शुभ मुहूर्त पर विधि विधान से खुल गए हैं और इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु कपाट खुलने के साक्षी बने। कपाट खुलने के अवसर पर मंदिर को फूलों से सजाया गया था। कपाट खुलने की प्रक्रिया के अंतर्गत 10:30 बजे से द्वार पूजा शुरू हो गई थी और इस दौरान भगवान मदेहेश्वर राज जी की चल रही विग्रह डोली मंदिर प्रांगण में पहुंच गई थी। पूजा अर्चना और विधि विधान पूर्वक 11:30 बजे पूर्वाहन को श्री मदेहेश्वर जी के कपाट तीर्थयात्रियों हेतु दर्शनार्थ खोले गए हैं। कपाट खोलने के बाद पुजारी शिवलिंग स्वामी ने भगवान मदेहेश्वर जी के स्वयं शिवलिंग को समाधि रूप से श्रृंगार रोप लिया और इसके साथ ही पहले श्रद्धालुओं ने निर्बाध दर्शन किए और इसके बाद इससे पहले भगवान मदेहेश्वर जी चल विग्रह डोली ने भंडार और बर्तनों का निरीक्षण किया। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने द्वितीय केदार श्री मदेहेश्वर जी के कपाट खुलने पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा जताई है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान मदेहेश्वर जी के दर्शन को पहुंचेंगे।
और वहीं ऋषिकेश में आईडीपीएल चौकी प्रभारी की जिम्मेदारी पुलिस कप्तान अजय सिंह ने सब इंस्पेक्टर विनय शर्मा को दे दी है। आईडीपीएल चौकी प्रभारी कविंद्र राणा को ट्रांसफर करते हुए सहसपुर थाने में जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर विनय शर्मा फिलहाल रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिपुर कला में चौकी प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इससे पहले वह राजधानी देहरादून के कई थाने और चौकियों में भी अहम जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ऋषिकेश कोतवाली में भी वह पहले अपनी सेवाएं दे चुके हैं। रायवाला थाना क्षेत्र में कई आपराधिक घटनाओं को खोलने में भी विनय शर्मा अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं और अब विनय शर्मा को आईडीपीएल चौकी की जिम्मेदारी दी गई है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, अब आध्यात्मिकता और आर्थिक विकास का केंद्र बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए उत्तराखंड सरकार ने पिछले 3 वर्षों में राज्य को एक स्पिरिचुअल हब बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में नई पहचान मिली है। दुनिया भर से साधक यहां योग और ध्यान सीखने आ रहे हैं। यहाँ के आश्रम और संस्थान इसे वैश्विक योग केंद्र बना रहे हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्निर्माण से न सिर्फ श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। पर्यटन में भारी वृद्धि देखी गई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नया बल मिला है। अब सरकार हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर विकसित कर रही है, जो भारत और दुनिया के आध्यात्मिक यात्रियों के लिए एक अद्वितीय अनुभव लेकर आएगा। ये प्रोजेक्ट गंगा के किनारों पर एक नया धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र विकसित करेगा। 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण, हेली सेवाओं का विस्तार और डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे लाखों श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के यात्रा कर पा रहे हैं। उत्तराखंड अब आध्यात्मिकता और विकास का संगम बन रहा है। हम देवभूमि को विश्व भर में एक नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्तराखंड अब सिर्फ देवभूमि ही नहीं, बल्कि विश्व आध्यात्मिक केंद्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। योग, ध्यान, पर्यटन और विकास के इस नए युग में देवभूमि नए आयाम छू रही है। देवभूमि आध्यात्म और आर्थिक प्रगति की नई राह। 11 schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admissions open for 2025 batch. अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल में मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं से प्रदेश महामंत्री बृजमोहन सिंह रावत की अध्यक्षता में सहायक वन कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के संबंध में वार्ता की गई, जिसमें वन अग्नि दुर्घटना के दौरान शहीद हुए वन कर्मियों की याद में बिनसर अभयारण्य के प्रवेश गेट के समीप शहीद स्मारक बनाए जाने की मांग पर सहमति प्रदान की गई। इस दौरान दक्षिणी कुमाऊं अध्यक्ष व्रत चंद्रशेखर जोगी ने बताया कि शहीद स्मारक का निर्माण कार्य का प्रस्ताव बनकर तैयार हो गया है। जल्द ही स्थल का चयन कर निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाएंगे और ऐसे में तराई वन क्षेत्र में रह रहे वन गुर्जर वासियों के अवैध रूप से गैर कार्य के संबंध में वन क्षेत्र अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया, जिस पर उन्होंने शीघ्र ही कार्य योजना बनाने की बात कही, जिससे तराई क्षेत्र में रह रहे वन गुर्जरों के गैर कार्यों में प्रतिबंध लगाया जाएगा। सेट की आज भी सजा मिला पर्सनल के साथ और आगे बढ़ेंगे, जहां डीजीपी दीपम सेठ का महिला पुलिसकर्मी से
सीधा संवाद है। जी हां, डीजीपी दीपम सेठ की आईजी, सब इंस्पेक्टर और महिला पुलिसकर्मियों के साथ सीधा संवाद किया गया है। सीएम धामी के निर्देश पर ओपन हाउस स्टेशन में सीधा संवाद किया गया है। पिछले 25 वर्षों में पहली बार महिला कार्मिकों के साथ खुली चर्चा की गई है और ऐसे में ड्यूटी के दौरान आने वाली चुनौतियां, व्यवहारिक कठिनाइयों और प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई है। पेशेवर दक्षता बढ़ाने के लिए दी गई है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। महिला कर्मियों की कार्य क्षमता को पहचानते हुए किया जाए प्रोत्साहित। महिला कर्मियों का साइबर सेल, एसटीएफ, एसओजी, नारकोटिक्स सेल इकाइयों में भी दी जाए अहम जिम्मेदारी। शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए निरंतर हो हेल्थ चेकअप। फिटनेस, शारीरिक खेलकूद को भी दिया जाए बढ़ावा। प्रशिक्षण के दौरान नवीन आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल और वही सकारात्मक और समावेशी वातावरण सुनिश्चित हो। आंतरिक शिकायत और सुझाव समितियों का पुनर्गठन हो। इसी के साथ महिलाओं की समस्याओं का त्वरित समाधान हो। आपका कार्य और आचरण ऐसा हो जिस पर परिवार और पूरा समाज गर्व करे। अनुभव, विचारों और अनुशंसाओं को राज्य की पुलिस प्रणाली में किया जाए समुचित। और वही 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद इनाम राशि का पैसा जल्द मिलने वाला है और इसके लिए शासन से 15 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने नगद इनाम राशि का 2 गुना कर दिया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि अब तक के राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने पर इतनी नगद इनाम राशि किसी भी राज्य में नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में प्रदेश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की संख्या मिलाकर 240 के आसपास है और इसके साथ ही खेल मंत्री रेखा आर्या ने यह भी बताया है कि जल्द से जल्द कार्यक्रम आयोजित कर सभी पदक विजेताओं को उनकी नगद इनाम राशि वितरित की जाएगी। पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने के लिए भी प्रक्रिया जल्द चल रही है और इसे भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। खुशी का दिन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्पर सिंह धामी जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि पिछली बैठक में जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, मैंने ये विषय उनके सामने रखा था कि हम लोगों ने अभी तक में जो राष्ट्रीय खेल के हमारे विजेता रहे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड को 25वें पायदान से 7वें पायदान पर लाने का काम किया है, उत्तराखंड का गौरव बढ़ाने का काम किया है, उत्तराखंड को देवभूमि से, सैन्य भूमि से खेल भूमि की ओर अग्रसर किया है। तो अभी तक हम लोग उन खिलाड़ियों को नगद इनाम धनराशि जो आपके द्वारा घोषित की गई थी, वो अभी तक उनको प्राप्त नहीं हो पाई। धनराशि अब बजट प्रबंधन नहीं हो पाया है, ये विषय मैंने उनसे रखा था। मैं आज बहुत धन्यवाद करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए आज हमारे राष्ट्रीय खेलों में विजेता खिलाड़ियों को आज नगद इनाम धनराशि 15 करोड़ की जो है वो जारी कर दी है। उसका जीओबी विभाग ने जारी कर दिया है। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से उनका आभार और सभी हमारे पदक खिलाड़ियों को भी बहुत बधाइयाँ देती हूँ। निश्चित रूप से जो सरकार ने उनसे कहा है वो सरकार ने उनको करके भी दिखाया है। बहुत जल्द जो है नगद इनाम धनराशि हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जो है वह प्राप्त होंगे। निश्चित रूप से कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त होंगे। उसके लिए हम अब जो है विभाग को त्वरित उसमें तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चल लौटते हैं। उत्तराखंड सरकार ने बीते 3 वर्षों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। इन योजनाओं के माध्यम से शहरी गरीबों को रोजगार, वित्तीय सहायता और आवासीय सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिससे उनकी आजीविका बेहतर हुई है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। सैकड़ों युवाओं को विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षित कर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत छोटे व्यापारियों को 10,000 से 50,000 तक के बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। इससे उत्तराखंड में हजारों स्ट्रीट वेंडरों को डिजिटल लेन देन और व्यापार विस्तार में मदद मिली है। मुझे 10,000 का लोन मिला था, फिर 20,000 का मिला है, अब 50,000 का मिला है। इससे मेरी आजीविका बहुत अच्छी चल रही है। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। हम लोगों को रेडी पट्टी वाले को लोन प्राप्त हुआ
जिससे बहुत सुविधा मिला। पहले तो 10,000 का लोन मिला था, उसके बाद 50,000 का लोन मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 से अधिक घरों का निर्माण हुआ, जिसमें निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती आवास मिले हैं। स्मार्ट सिटी योजनाओं के तहत शहरी बुनियादी ढांचे को भी सुदृढ़ किया गया है। उत्तराखंड सरकार शहरी विकास को सिर्फ बिल्डिंग और सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि आम नागरिकों की आजीविका को भी मजबूत बना रही है। आने वाले वर्षों में ये योजनाएं आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भरता और स्वच्छ हरित शहरी जीवन की नई मिसाल पेश करेंगी। आत्मनिर्भर शहर, सशक्त उत्तराखंड, विकास की नई उड़ान। 11 schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admissions open for 2025 batch. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के चोरों का एटीएम लूटने का प्लान पुलिस ने फेल किया। जी हां, पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया। दरअसल बीती रात गश्त के दौरान पुलिस ने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम के पास से संदिग्ध गतिविधियां दिखी और इसमें पुलिस ने एक युवक को भागते हुए देखा, जबकि एटीएम के बाहर एक जो है i20 कार खड़ी मिली, जहां पर एटीएम का शटर बंद था और अंदर से आवाजें सुनाई दे रही थी। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एटीएम के शटर को बाहर से लॉक कर दिया और अन्य फोर्स को मौके पर बुलाया। पुलिस ने शटर खोलकर 2 चोरों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने एटीएम के बाहर खड़ी कार को सीज किया। आपको बताते चले कि आरोपी नशे के आदी थे और एटीएम काटने का तरीका यूट्यूब से सीखा और मुनाफा कमाने की हरियाणा से हरिद्वार आए थे। 2-3 दिन की रैकी के बाद वारदात को अंजाम दिया जाना था, लेकिन हरिद्वार पुलिस के मुस्तैदी जवानों ने इनका प्लान फेल कर दिया और एक फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। और वही वित्त आयोग की बैठक हुई है, जिसमें कांग्रेस ने कई सुझाव साझा किए हैं। जी हां, बीते दिन वित्त आयोग ने मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की थी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई थी वित्त आयोग की बैठक। कांग्रेस ने राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कई सुझाव दिए थे और ऐसे में उत्तराखंड को भी मिले ग्रीन बोनस। करण माहरा ने कहा सोलर प्रोजेक्ट्स और वैकल्पिक ऊर्जा के लिए मांग की गई। कांग्रेस ने उत्तराखंड के विशेष राज्य का दर्जा और आर्थिक पैकेज का लाभ देने का भी आग्रह किया था। देखिए, बहुत सारे सुझाव दिए। हमने अपने बोनस की बात की है। ग्रीन बोनस का मामला जो हमारे सांसद प्रदीप टमटा ने लोकसभा में उठाया था, उस विषय को भी हमने रखा। हमने कहा कि 7 सिस्टर्स की तर्ज पर उत्तराखंड को भी ग्रीन बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि हमने विकास की बदौलत, विकास की कीमत पे जो है अपने जंगलों को बचाते हैं। हमारे यहाँ अच्छी रोडें नहीं बन पाती, हमारे यहाँ अस्पताल नहीं बन पाते, बहुत सारी दिक्कतें हमारे यहाँ का नागरिक झेलता है। तो उत्तराखंड को उसके बदले ग्रीन जो ऑक्सीजन बचाते हैं उसके बदले हमको ग्रीन बोनस मिलना चाहिए विषय है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसमें हमने मांग किया। हमने विशेष पैकेज की मांग की है इंडस्ट्रीज के लिए। हमने मांग की अपने सोलर प्रोजेक्ट्स और जो वैकल्पिक ऊर्जा है उसके लिए हमने डिमांड्स की हैं। और हमारे स्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ऐसे डेवलप कि हमारी अपनी आमदनी हो सके, स्टेट अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उस तरीके के सुझाव कांग्रेस ने वित्त आयोग के इस कमेटी को दिए हैं। और मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द्वारा आयोजित किए जा रहे तृतीय पर्वतारोहण अभियान शौर्य का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में शिरकत की। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित एनडीआरएफ के अधिकारियों और जवानों को संबोधित कर रहे हैं। अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारे एनडीआरएफ के साहसी जवान अपने तृतीय पर्वतारोहण अभियान के अंतर्गत
हिमालय की ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं, चोटियों तक आप सब पहुंचेंगे। पहले से ही मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा अभी हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर जो कुछ चित्र आपने दिखाए, और सच में इन चोटियों तक पहुंचना बहुत साहस का काम है। मैं तो डीजी साहब से पूछ रहा था कि कोई ऐसे भी तो नहीं है कि कहीं ड्यूटी लग गई हो और जाना है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सब विलिंग से, अपनी इच्छा से और अपने साहस के स्वयं अपने उस पर जाने के लिए आप सब लोग तैयार हैं। साथियों, मुझे बताया गया है कि आप सभी इस अभियान में देहरादून, उत्तरकाशी, गंगोत्री, सिरवासा, भोजवासा, तपोवन तथा कीर्ति ग्लेशियर होते हुए लगभग 6,832 मीटर ऊंची केदारड्रॉम चोटी को फतह करने के लिए जा रहे हैं। ये केदारनाथ चोटी की मुख्य चोटी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस चुनौतीपूर्ण ट्रैक को पूरा करने में आप सभी को कठिन संघर्ष करना होगा। जहां पर पहले से आपका व्यवस्था होगी, वहां पर पहले से टेंट इत्यादि होंगे या आपके पहले से जो रहने के स्थान होंगे, और बहुत सारे स्थानों पर आपको स्वयं उनको बनाना भी होगा, टेंट इत्यादि को लगाना भी होगा। और ये दुर्गम पर्वतीय रास्ते हैं जहां हिमनदों और अत्यंत जो परिस्थितियां बहुत विपरीत होती हैं, उन सभी का आपको सामना करना पड़ेगा। परंतु मुझे विश्वास है कि आप सभी न केवल इस अभियान में सफल होंगे, बल्कि इस कठिन ट्रैक पर आने वाले अन्य जो हमारे पर्वतारोही हैं, उनके लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करेंगे। आने वाले समय में उनके लिए भी एक पाथेय का काम आप सबके माध्यम से होगा। आप ये सोचकर अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सभी को इस अभूतपूर्व यात्रा के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और बाबा केदार से, भगवान बद्री विशाल से, गंगा मैया से प्रार्थना करता हूं कि आपकी यात्रा को सफल करें और आप सकुशल इस यात्रा को पूरा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी इस वर्ष मां गंगा का मायका, जिसको मुखवा को मां गंगा का मायका कहते हैं, मुखवा हर्सिल का प्रवास किया था और कई सारे साहसिक खेलों के प्रतिभागियों को स्वयं वहां से फ्लैग ऑफ करके रवाना भी किया था। बहुत सारे हमारे विभिन्न विभागों के, विभिन्न हमारे सशस्त्र बलों के जवानों की जो टुकड़ियों को रवाना किया था, तो वो हमारी जो टुकड़ियां हैं, वो हमारा जो पहले गांव, पहले इनको पहला गांव नहीं कहा जाता था, जो हमारे सीमावर्ती गांव होते थे, उन गांवों को अंतिम गांव कहा जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब माड़ा गांव में आए थे 2022 में, 21 अक्टूबर 2022 को, उन्होंने माड़ा गांव से ही कहा था कि अब ये माड़ा गांव, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता है, यह भारत का अंतिम गांव नहीं होगा। ये माड़ा सहित जितने भी ऐसे गांव हैं, वो भारत के अब पहले गांव के नाम से जाने जाएंगे। पहले गांव से नाम से उनकी जो भी सुविधाएं होंगी, जो भी अवस्थापनाएं होंगी, जो भी विकास के काम होंगे, पहले गांव के रूप में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे ही नेलांग और जैतन गांव के लिए भी उस दिन टोलियों को रवाना किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से हमारे राज्य को साहसिक खेलों और इको टूरिज्म के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए भी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।